महज 12 वर्ष की आयु में एक बालक उस दूरस्थ पार जनजातीय क्षेत्र के एक गांव शौर से अपने सपनों का सवारने निकल पड़ता है, जहां पहुंचना ही लोगों के लिए साहस की बात मानी जाती थी। अपने गांव, अपने पहाड़, अपनी नदी, अपने लोगों और अपने बचपन को पीछे छोड़कर वह शिक्षा और बेहतर भविष्य की तलाश में एक लंबी यात्रा तय करता है। यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, यह जीवन के संघर्षों, अनुभवों और आत्मनिर्माण की यात्रा भी थी। समय की आपाधापी में वह फिर कभी उस सहजता और आत्मीयता के साथ अपने गांव नहीं लौट सका जैसा वह लौटना चाहता था। लेकिन सच तो यह है कि वह कभी अपने उससे अलग हुआ ही नहीं। वह उसे अपनी स्मृतियों, संवेदनाओं और संस्कारों में हमेशा अपने साथ ही लिए रहा। धीरे धीरे जीवनानुभवों की यह यात्रा साहित्य की यात्रा में रूपांतरित हो गई। कब वह बालक एक सजग साहित्यकार और विशिष्ट कवि बन गया, इसका उत्तर स्वयं समय और परिस्थितियों ने मिलकर रचा। आज वह हमारे सामने ऐसे कवि के रूप में उपस्थित है जिसने समीक्षा को एक नया मुहावरा दिया, एक नई भाषा और नई आत्मीयता प्रदान की। उनकी समीक्षाएं केवल किसी कृति का मूल्यांकन नहीं करती, बल्कि उनमें उनका बचपन, उनका गांव, उनके पहाड़, उनकी नदी, उनकी माँ, उनका लोक और उनकी समूची जीवन संवेदना साथ साथ बहती रहती है। वे हर पाठक को अपनी ही कहानी, अपना ही गांव और अपनी ही अतीत प्रतीत सी होने लगती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे बीच मौजूद चर्चित युवा कवि गणेश जी की। आज मैं उनकी पुस्तक ढालपुर में चिनार पर अपनी बात रखने जा रहा हूँ, जिसका विमोचन आज इस सभागार में हुआ। यह उनकी छठी प्रकाशित कृति है। यह पुस्तक पाठकों को स्मृतियों, संघर्षों, उम्मीदों, लोक संस्कृति, रिश्ते नातों, लोक आस्थाओं, लोकानुभवों, प्रकृति, पहाड़, नदी, राजनीतिक, सामाजिक आदि आदि कई हिस्सों के से हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चलता है। बस शर्त इतनी सी है कि आपको अपना हाथ पहले आगे बढ़ाना होगा। संग्रह की कविताएं जीवन के अनेक किस्से, अनुभवों और संवेदनाओं का द्वार खोलती जाती हैं। संग्रह की पहली कविता स्मृतियों में अतीत संग्रह का पहला द्वार खोलती हुई विस्थापन, स्मृतियों और बदलते समय की मार्मिक अनुभूति को अत्यंत संवेदनशील ढंग से व्यक्त करती है। यह कविता केवल अतीत का संस्मरण नहीं करती, बल्कि उस मनुष्य की व्यथा को अभिव्यक्ति है जो बेहतर भविष्य की तलाश में अपनी जन्मभूमि से दूर तो हो गया, पर अपने भीतर बसे गांव, पहाड़, नदी और बचपन से कभी अलग नहीं हो पाया। कभी अपने लोग को कुछ इस तरह से याद करता है, पहाड़ के इस पार सब कुछ है, सुख है, सुविधा है, पर अपना गांव नहीं है, अपना पहाड़ नहीं है, अपनी नदी नहीं है, अपनी बर्फ नहीं है। यह संवेदना, यह पीड़ा भीतर तक गहरे से उतरती है। इसी संवेदना को आगे बढ़ाती है कविता अतीत की स्मृतियों, बदलते समय और परिवर्तन का सुंदर सामंजस्य पाठक के भीतर जगाती है। कविता नया पता हॉस्टल नंबर 5, कमरा नंबर 3/3 में गणेश हॉस्टल के कमरे में जब पहुंचता है तो नए अनुभवों की पोटली संग जिंदगी का लेखा जोखा समझना शुरू करता है। यह कविता घर से दूर शिक्षा और नए माहौल की उत्सुकता, हल्की घबराहट व नए जीवन की दहलीज पर खड़े एक युवा के मनोभावों का अत्यंत आत्मीय चित्रण है। विशेष रूप से शीर्षक कविता ढालपुर में चिनार विस्थापन, आत्मीयता, इतिहास, प्रकृति और रिश्तों के बीच पुल बांधती है। कविता कवि अग्निशेखर से परिचय करवाती हुई कश्मीर की कई यादों को एक साथ समेटती जाती है। कविता अटारी से लौटने के बाद सरहदों के आर पार बिखरी स्मृतियों की अनुगूंज है। कवि कहता है कि सरहदें जमीन बांट सकती है, पर संस्कृति, स्मृतियां और रिश्ते नहीं। भगत सिंह, बुल्ले शाह और सूफी परंपरा को याद कर यह कविता साझा विरासत की याद दिलाती है। इसी संग्रह की एक बहुत ही प्यारी सी कविता है धूप, जो मुझे बहुत अपनी सी लगती है। कवि जब धूप को परिवार के सदस्य की तरह प्रस्तुत करता है तो वह कमाल करता है। धूप यहाँ केवल प्रकृति नहीं, बल्कि घर के स्नेह और अपनेपन का जीवंत प्रतीक है। यह कविता उन कच्चे घरों में धूप और धूल से बनने वाली असंख्य कल्पनाओं को फिर से जिंदा करती है, जिन्हें हमारी या हमसे पीछे की पीढ़ी ने जिया है। इस कविता को जितना पढ़ा जाए उतनी ही संवेदनाएं निखर निखर कर लौट आती हैं। सरल भाषा और कोमल बिंबों से कविता पाठक के हृदय को गहराई से स्पर्श करती है। आपके लिए इस कविता की कुछ खूबसूरत पंक्तियां।
माँ जिस जगह बैठकर धूप को कथाएं सुनाती थी, धूप उस जगह पर माथा टेकती है, दिन भर आराम करके लौट जाती है। यह गणेश गनी जी की कविता की सबसे बड़ी शक्ति है कि वे साधारण से दृश्य को असाधारण आत्मीयता में बदल देते हैं। स्मृतियों के साथ साथ इस संग्रह का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष संघर्ष, श्रम और उम्मीद को रेखांकित करता है। कविताएं साफ समझाती हैं कि कवि कठिनाइयों को जानता है, श्रम को पहचानता है और संघर्षरत मनुष्य के महत्व को पहचानता है। कवि आग और लोहे का स्वाद, श्रम और कारीगरी की संघर्षपूर्ण दुनिया का बोध करवाती है। आग और लोहे के संवाद के माध्यम से कवि सृजन, परिवर्तन और जीवन संघर्ष का गहरा रूपक रचता है। दूसरी और कम शब्दों में बुनी कविता समर्पण, अपनी जन्मभूमि, प्रकृति और स्मृतियों के प्रति कवि के गहरे प्रेम और समर्पण का एक मार्मिक दस्तावेज है। इसी तरह कविता खच्चर और मोक्ष, खच्चर के माध्यम से श्रम, शोषण और धार्मिक विडंबनाओं का तीखा प्रश्न खड़ा करती है। सहज भाषा और तीखे व्यंग्य से सजी यह कविता धर्म और कर्म के बीच छिपे अंतर विरोधों को शानदार ढंग से सामने लाती है। खच्चर यहाँ केवल एक पशु नहीं बल्कि निस्वार्थ श्रम और उपेक्षित जीवन का सशक्त प्रतीक बन जाता है। कवि हमें बार बार अपने लोक, संस्कृति, अपनी जमीन, पर्यावरण तथा मनुष्य के क्षरण को बचाने की बात करता है। कविता हादसा में हादसे के प्रकारों को समझाते हुए वह हमें अपनी ही की गई उन गलतियों की याद दिला रहा है जो मृत्यु और जीवन का सार बनती हैं। विशेष रूप से हर कविता में कवि प्राकृतिक आपदा के बीच मनुष्य के अहंकार को बह जाने की कामना करता है। वह लिखता है, हर सब कुछ बहा ले गया, घर, जमीन, जायदाद, गांव की सांस, बच्चों की नींद, चूल्हे की आग, पुरखों की याद, काश सारा अहंकार भी बह जाता, धरती पर केवल हरियाली और प्रेम बच जाता। इन कविताओं में कवि गणेश केवल त्रासदी की बात नहीं करता बल्कि एक बड़ी सीख की ओर इशारा करता है। गणेश गनी लोग जीवन को केवल स्मृति के रूप में नहीं देखते बल्कि उसे वर्तमान समय की कसौटी पर भी परखते हैं। उनकी कविताओं में देव परंपरा, लोक विश्वास, लोक संस्कृति और लोक अनुभव का एक जीवित दस्तावेज की तरह उपस्थित रहता है। पैनी ठंड कविता संवेदना और यथार्थ का प्रभावशाली संगम है। यह कविता पहाड़ की कंपकपाती ठंड, लोक अनुभव और प्रकृति के प्रति सावधानी की बात करती है। यह कविता मुश्किल दिनों में आभार की आहट के साथ बर्फ के दिनों की भयावहता की बात सुनाती है। कवि देव समाज की व्यवस्था पर भी नजर रखता है। वे आस्था का सम्मान करते हैं लेकिन अंधविश्वास और पाखंड पर प्रश्न भी उठाते हैं। कविता अवधू की भविष्यवाणी, हिमालयी लोक जीवन, देव परंपरा, सांस्कृतिक आस्थाओं, लोक विश्वास और सामाजिक यथार्थ का जीवंत चित्रण है। कवि सिर्फ पहाड़ के किसी एक पक्ष की बात नहीं करता बल्कि अपनी लघु कविता मणिमहेश के माध्यम से इस पवित्र स्थान में प्रकृति के दोहन, कई आडंबर और धार्मिक पर्यटन के बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण पर भी तीखा प्रहार करता है। इस संग्रह की एक सुंदर कविता है सु और स्त्री। यह कविता लोक जीवन, मातृत्व और जनजातीय संस्कृति का अत्यंत आत्मीय और संवेदनात्मक दस्तावेज है। कवि सुओरी स्त्री की पीड़ा, उसके अनुभव, भ्रूण की भविष्यवाणियों, लोक विश्वासों, आइवेक्स के सींग, नाखूनों के सफेद निशान और जनजातीय क्षेत्र की परंपराओं को इस खूबसूरती के साथ शब्दों में बांधता है जिससे मुख्य धारा का पाठक बहुत कम परिचित है। यहाँ गणेश गनी अपने साथी बल्लभ सिद्धार्थ को भी याद कर रहा है। अपने कविता अपने देवलोक, धर्म और आस्था के नाम पर फैलाए जा रहे द्वेष, हिंसा और स्वार्थ पर तीखा व्यंग्य करती है। कवि लाल रक्त के माध्यम से समानता की बात याद दिलाता है। लोग फिर से खोजने लगे हैं। कविता समाज में बढ़ती अंधश्रद्धा और विवेकहीनता पर तीखा वैचारिक प्रहार है। संग्रह की कुल 53 कविताओं में कवि की कुछ कविताएं अत्यंत लघु आकार की हैं। बेशक शब्द कम हैं लेकिन मारक क्षमता उतनी ही ज्यादा। इसी क्लेवर में एक कविता है उल्हाना। यह कविता आस्था और विवेक के अंतर्द्वंद पर प्रश्न खड़ा करती है। इस बात को आप एक बहुचर्चित कथन, भगवान सिर्फ उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, के माध्यम से भी समझ सकते हैं। कविता को आप भी सुने। भीड़ बाढ़ग्रस्त नदी में उतरकर अपने देवता की पालकी पार लगा रही है। भीड़ बाढ़ग्रस्त नदी में उतरकर अपने देवता की पालकी पार लगा रही है। देवता कभी तो कांधों से उतरो, अपने लोगों को बाढ़ से डूबने से बचाओ। गणेश गनी की कविताओं का एक अत्यंत आत्मीय पक्ष रिश्ते, नातों और साहित्यिक संबंधों का भी है। यह संग्रह केवल कवि के निजी अनुभवों का संसार नहीं है बल्कि उन लोगों को भी स्नेहपूर्वक याद करता है जिन्होंने उसके साहित्यिक और मानवीय जीवन को समृद्ध बनाया है। कविता झील ने उस दिन पहली बार कविता सुनी
इसका सुंदर उदाहरण है। कुमार कृष्ण को समर्पित यह कविता प्रकृति, यात्रा और कविता का अद्भुत संगम रचती है। लाहौर की भागा नदी, तांदी, दारचा और दीपक ताल जैसे स्थान यहाँ केवल भौगोलिक संदर्भ में नहीं है, बल्कि कविता के जीवंत चरित्र बनकर सामने आते हैं। कवि प्रेम पूर्वक लिखता है, एक दिन पहाड़ के इस पार बहती नदी के साथ साथ तलहटी के रास्ते से एक कवि आया, जैसे शीत मरुस्थल में आती है बारिश अचानक। इसी तरह सुनो नदी लौट आई है कविता में गंगाराम राजी, एस.आर. हरनोट, कुमार कृष्ण, विजय विशाल, कुल राजीव पंत और सरोज परमार जैसे रचनाकारों का उल्लेख अत्यंत आत्मीयता से करता है। यह कविता केवल नदी विमर्श नहीं करती, बल्कि इन रचनाकारों के साहित्यिक योगदान को भी रेखांकित करती है, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से प्रकृति और पर्यावरण के प्रश्नों को गंभीरता से उठाया है। गणेश कनी अपने निजी अनुभवों को कविता में इतनी खूबसूरती से उतारते हैं कि वे केवल उनके अनुभव नहीं रह जाते, बल्कि हर संवेदनशील पाठक के अनुभव बन जाते हैं। इसी क्रम में कवि जितने फूल उतनी बातें कविता में ममता कालिया और उनकी चर्चित कृतियों के बहाने उनके साहित्यिक परिवेश को याद करता है। वहीं कविता पहल ज्ञान रंजन के रचनात्मक व्यक्तित्व, उनकी पत्रिका तथा साहित्यिक सरोकारों को श्रद्धापूर्वक याद करती है। इन कविताओं को पढ़ते हुए सहज ही महसूस होता है कि गणेश कनी अपने समय के साहित्य को केवल पढ़ते नहीं, बल्कि उसे जीते भी हैं। उनके लिए साहित्यिक संबंध मात्र औपचारिक परिचय नहीं, बल्कि आत्मीय रिश्तों की तरह है। यही आत्मीयता उनकी कविताओं को विशेष बनाती है। यदि बात करूं तो गणेश कनी की कविताएं प्रकृति, पहाड़ और नदी की चर्चा किए बिना अधूरी है। कवि अपने पहाड़ और उसके भीतरी तथा बाहरी सौंदर्य को हर गहराई से महसूसता है। यह महसूसना उसे अपने आत्म मंथन के रास्ते बहुत कुछ दिखाता, समझाता है और उस पर अपनी धारदार प्रतिक्रियाओं के लिए तैयार भी करता है। कविता दो आंखें, दो दृश्य, हिमालय परिवेश के सौंदर्य और मानवीय जीवन के गहरे संबंध को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से रेखांकित करती है। सुबह और शाम के बदलते दृश्यों के माध्यम से कवि जीवन की लय और प्रकृति की आत्मीयता को साकार करता है। इसी में घुसपैठ जैसी लघु कविता बहुत कम शब्दों में प्रकृति पर मानवीय अतिक्रमण का तीखा प्रतिरोध दर्ज करती है। कविता सतर्क, समय रहते चेत जाने का संदेश देती है। कवि मनुष्य को समय पर सतर्क रहने का संदेश देते हुए चेतावनी देता है कि अब अति हो जाती है। जब अति हो जाती है तो प्रकृति किसी को भी व्यक्तिगत रूप से सचेत नहीं करती, वो सीधे दंड देती है। आज के पर्यावरणीय संकट के संदर्भ में ये कविताएं और भी अधिक प्रासंगिक बन जाती है। संग्रह का सबसे मुखर और विचारोत्तेजक पक्ष उनकी राजनीतिक और सामाजिक चेतना है। गणेश कनी अपने समय के प्रति पूरी तरह सजग है। वे व्यवस्था, सत्ता, लोकतंत्र, धर्म, हिंसा, बेरोजगारी और सामाजिक विडंबनाओं पर निडरता से अपनी बात रखते हैं। उनकी कविताएं प्रतिरोध का स्वर भी हैं और आत्ममंथन का आग्रह भी। कविता भगदड़ इसी दृष्टि से हमारे समय की सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विडंबनाओं का तीखा और बेबाक आख्यान है। कवि लिखता है, मैं भगदड़ हूँ, संसद में पक्ष और विपक्ष की बहस के पीछे हूँ, उड़ती खबरों के पंखों के नीचे हूँ, मठाधीशों और घोषणाओं के शब्दों पर सवार हूँ। मैं नियम और कानून की हार हूँ, बेरोजगारी की मार हूँ, उन्माद का अंतिम सार हूँ। जब बाहर नहीं हूँ तब कहीं खाली दिमाग के भीतर हूँ। मैं भगदड़ हूँ, सिर्फ भगदड़। कविता राजनीति, सत्ता के अवसरवादी चरित्र पर तीखा व्यंग्य करती है। कविता चयनकर्ता, साहित्य की चयन प्रक्रिया में चयनकर्ता की भूमिका पर तीखा व्यंग्य करती है। कवि मानता है कि स्तरहीन रचनाओं को पाठ्यक्रम में स्थान देकर चयनकर्ता पूरी पीढ़ी की साहित्यिक रुचि को प्रभावित करता है। यदि कविता शून्य तुम्हारा पता ठिकाना है, लोकतंत्र में ठगी का करारा व्यंग्य है, तो कविता सांठ गांठ, असंवेदनशील राजनीति का प्रतीक भी है। कविता हवाई सर्वेक्षण, औपचारिक व्यवस्थाओं पर करारी चोट करते हुए तंज कसती है कि दूर से देखने मात्र से पृथ्वी की वास्तविक पीड़ा का अनुभव नहीं किया जा सकता। यह उसके बीच रहकर उसकी धड़कनों को महसूसने से ही पता चलता है। कविता की ये पंक्तियां बहुत कुछ कह जाती हैं। तुम्हारे विमान के पंखों की कर्कश ध्वनि हमारा सीना छलनी करती है। पंखों पर सवार दृष्टि पृथ्वी की धड़कन नहीं पड़ सकती कभी। कविताएं परिवर्तन की शर्त, ईश्वर का घर, दंगई, भीड़ और लड़ाई हमारे समय की सामाजिक टूटन, बढ़ती असहनशीलता और सामूहिक प्रतिरोध की चेतना को स्वर देती है। कविता मैं अपनी कब्र खोद रहा हूँ, युद्ध की अमानवीय त्रासदी और मनुष्य की बेबसी का मार्मिक दस्तावेज है। कवि बार बार इस बात पर जोर देता है
कि धर्म यदि मनुष्यता से दूर ले जाए तो उसका मूल्य ही समाप्त हो जाता है, जबकि संवाद, प्रेम और मेल जोल ही समाज को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रचते हैं। कविता ईश्वर का घर धर्म के नाम पर फैलती नफरत और हिंसा पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगाती है। इन पंक्तियों को सुनिएगा। जब युद्ध रुक जाते हैं, दंगे नहीं होते, झगड़े सुलझ जाते हैं, जब विवाद बदल जाते हैं संवाद में, तब दंगई बेचैन हो जाते हैं। कवि गनी की यह खासियत है कि वे कविता को क्लिष्ट नहीं बनाते, बल्कि लोक की भाषा में उसे सरल शब्दों में सहजता के साथ पाठकों के समक्ष उतारते हैं। कविता में एक आकर्षण भरते हैं जो पाठक को अपना सा लगने लगता है। वे कविता की भूमिका को कभी नहीं भूलते। सुबह मेरी कविता मर भी सकती है, इसका प्रमाण है। यह कविता पाठक और संवेदना के बदलते संबंधों पर गहन विचार के लिए बाध्य करती है। कवि का मानना है कि कविता या किसी की भी रचना का बचे रहना पाठक ही तय करता है। कुछ पंक्तियों को सुनिए। आज रात एक कविता लिखूंगा, अभी तो विषय तय किया है कि सुबह होते होते उसकी हत्या हो चुकी होगी। संवेदनहीन मनुष्य कविता नहीं पढ़ता, मेरी कविता का कोई पाठक नहीं बचेगा, यहीं से मनुष्यता विलुप्त हो जाएगी। सुबह मेरी कविता मर भी सकती है, अगर आपने चाहा तो बच भी सकती है। कुल मिलाकर ढालपुर में चिनार केवल कविताओं का संग्रह नहीं, बल्कि स्मृतियों, संघर्ष, उम्मीदों, लोक संस्कृति, रिश्तों, प्रकृति और अपने समय के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का व्यापक दस्तावेज है। संग्रह की सभी कविताएं अपने कथ्य, शिल्प और भाषा में विविध होते हुए भी एक साझी संवेदना में बंधी हुई है। 96वें पृष्ठ के इस संग्रह को कविता में सजे रेखांकन विशेष बनाते हैं। इनसे कविताओं की खूबसूरती और बढ़ जाती है। कवि गणेश गनी ने अपनी लिखी कविताओं की तिथि सहित हर पृष्ठ पर सहेज कर रखा है। कविताओं में शामिल स्थानीय शब्द पाठक को उसकी पृष्ठभूमि के साथ गहराई से जोड़ते हैं। निस्संदेह ढालपुर में चिनार समकालीन हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण कृति है। कवि गणेश गनी को इस खूबसूरत संग्रह की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं।